नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर उसकी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम आपको बॉटनी की वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें अभी काफ़ी 2 ही यूनिट कंप्लीट है, लेकिन मैं उसको भी जल्दी से कंप्लीट कराऊंगी। मैंने सोचा एटलीस्ट आपका एक पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट रहे, ठीक है। तो इसमें आज जो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें सबसे पहले जानना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बेसिक थोड़ा सा जानेंगे, देन फिर हम ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड एंड कंपोजिशन एंड उसका फंक्शन। लेकिन ब्लड हम पढ़ते किस में, ठीक है, किस सिस्टम में हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन मतलब किसका सर्कुलेशन होगा? जो फ्लूइड मटेरियल है उसका सर्कुलेशन है। तो फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनको कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा जाता था, सर विलियम हार्वी, ठीक है। सर विलियम हार्वे की बात की जाए तो इनको फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो अगर मैं इसको रब करूं, ठीक है, ये चीज़ आप लिख लेंगे। सर विलियम हार को फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा गया था क्योंकि ये फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताए थे। तो ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपके सिलेबस में आधी आधी चीज़ें दी रहती हैं, लेकिन हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस बने। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा भी दूंगी कि जो आपके सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन वहाँ से पूछता है, ठीक है। प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आ जाता है आपका हार्ट, ठीक है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। और अगर सेकेंडरी की बात की जाए तो इसमें आता है लिम्फ सिस्टम, ठीक है, लिम्फ सिस्टम आ जाता है इसमें। तो 2 तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब इसी वाले में ये जो आपका ये वाला है, इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, इसी के अंदर हमें हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में और ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे उसका कंपोजिशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम चीज़ों को। कंपोजिशन, फंक्शन, सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका? ब्लड का, ठीक है, ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब ब्लड के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले ब्लड के बारे में आप समझिए कि ब्लड क्या है। ब्लड एक तरीके का, ठीक है, ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। एनिमल टिश्यू चैप्टर आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी में है। तो ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू क्यों है कि कनेक्टिव टिश्यू को होने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, सेल फाइबर, इन सब चीज़ों का प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फाइबर एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? फाइबर एब्सेंट होता है। तो एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पे फाइबर एब्सेंट होता है। स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड, कार्टिलेज, बोन्स, लिगामेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ब्लड भी आपका एक तरीके का क्या है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बाकी चीज़ें आपको स्लाइड में देखने को मिलेंगी। तो अगर हम ब्लड के पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। अल्कलाइन एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब 7 से अबव है। 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होता है। वीनस ब्लड नॉर्मली हैज़ लोअर पीएच, जो आपका वीन्स में बहने वाली ब्लड है, यानी कि जहाँ पे CO डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का जो आपका पीएच है वो स्लाइटली क्या होता है, लोअर होता है पीएच, ठीक है। जबकि आर्टरी में बहने वाली जो ब्लड है उनका प्रेजेंस, उनमें क्या होता है, मोर कार्बन
डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। देन आर्टेरियल ब्लड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मोर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका पीएच थोड़ा सा क्या होता है, लोअर देन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर से। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आपका वीनस का ब्लड होगा वो क्या होगा, उसका पीएच लोअर होगा, ठीक है, उसका पीएच लोअर होगा किसके कंपैरिजन में, आर्टरी वाले के, आर्टरी का पीएच ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ब्लड के कंपोजिशन के हिसाब से बताया गया है कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं, आपको पता है आर्टरी में क्या बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और वीन्स में बहता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब मोर नंबर ऑफ CO2 लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो उसके बेसिस पे ये चीज़ बताई गई है। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड डायमेंशन एंड सेकेंड पोजीशन, दैट इज टेम्परेचर। तो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो आपका, टेम्परेचर ऑफ द ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री कफर देन ओरल और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे 37 होना चाहिए, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता है। तो ब्लड का भी 1 डिग्री क्या होता है, कफर होता है ओरल और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है। विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूं तो थिकनेस, विस्कस होता है, विस्कोसिटी की हिंदी मुझे नहीं आ रही, मीन थिकनेस और रेजिस्टेंस टू फ्लो, इसका मतलब होता है थिकनेस और रेजिस्टेंट क्या है, फ्लो का, ठीक है। तो ब्लड जो होता है अबाउट 3 to 5 टाइम डेंसर एंड मोर विस्कस थिकर देन वाटर एंड फील स्लाइटली स्टिकी, चिपचिपा होता है, मतलब पानी से ये 3 to 5 टाइम्स क्या होता है, विस्कस होता है, थिकर होता है और स्टिकी होता है, ठीक है। विस्कोसिटी इज इंक्रीज बाय प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, और विस्कोसिटी को मेजर कैसे किया जाता है, ब्लड सेल की और प्लाज्मा प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। थिकनेस कंट्रीब्यूट्स टू नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और थिकनेस आपके ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट डालता है। कलर की बात करें तो कलर वेरीज विथ ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट के साथ वेरी करता है। आर्टरी की जो ब्लड होती है वो आपको ब्राइट रेड कलर की देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, और वीनस की ब्लड आपको ऑक्सीजन के लेवल कम होने की वजह से डार्कर या डल रेड या ब्लूइश कलर की दिखती हैं, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो ब्लड जो होता है 20% ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड, बॉडी ब्लड में 20% ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड पाया जाता है, अमाउंटिंग 8% ऑफ टोटल बॉडी मास, ठीक है। तो अब आपके बॉडी का 8% क्या ब्लड है। ब्लड का वॉल्यूम 5 to 6 लीटर होता है, ठीक है, 1.5 के एवरेज में, अडल्ट में, मेल में, और फीमेल में ये 4 लीटर से 5 लीटर तक होता है एवरेज साइज के फीमेल में, ठीक। तो ये हो गया ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे होता है, ठीक है। अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड का फंक्शन दिया है कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पहला ही हेडिंग लिखा है यहाँ पे टी, यहाँ पे छुप गया है, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में, न्यूट्रिएंट कैरियर फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन एंड एंडोक्राइन, आपको पता है कि हार्मोन डक्टलेस ग्लैंड होता है, तो ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ही हार्मोन अपने क्या करते हैं, हार्मोन्स को छोड़ दिया जाता है और वो अपने ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्टेज को, रेगुलेशन करता है, पीएच को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है वाटर कंटेंट ऑफ सेल को, ठीक है। बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। WBC क्या होती है हमारी, अगेंस्ट डिजीज ऑफ फैगोसाइटोसिस, WBC क्या करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। रिजर्वायर होती हैं कुछ सबस्टांस के लिए, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, होम्योस्टैसिस मतलब बैलेंस बनाने का ये काम करती हैं। तो कुछ ये ब्लड के फंक्शंस हो गए, ठीक। अब हम पढ़ेंगे ब्लड का कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ एक ब्यूटीफुल सा चार्ट दिया गया है, ठीक है, कि ब्लड जो होता है, अगर मैं होल ब्लड की बात करूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्लाज्मा, अगर यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये एक ऊपर डायग्राम दिया गया है, आपको बोला जा रहा है होल ब्लड, ठीक है, जहाँ पे लिखा है होल ब्लड, ठीक, ये होल ब्लड है। और यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, दूसरा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर मैं प्लाज्मा, अगर इसको आप 100% मानते हैं, 100%, तो इसमें आपका, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो 55% आपका प्लाज्मा पाया जाता है और 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है। अब प्लाज्मा जो होता है वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, लाइक इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड,
बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, सारी चीज़ें, ग्लूकोज, ये सब पाए जाते हैं, गैसेस पाई जाती हैं। ठीक, अब इसमें जो यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाएगा अमीनो एसिड वगैरह सब कुछ। प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। अब यहाँ मैं अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात करूँ तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। ठीक है, आप इस चीज़ को लिख लेंगे, इस चार्ट को जरूर बनाएंगे। ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। ग्लोबुलिन आप सभी को पता है, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में आप सबने सुना होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको कि एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, तो ये ग्लोबुलिन यहीं पर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़, तो इससे आप पता चल गया होगा कि प्लाज्मा पे एंटीबॉडी पाए जाते हैं ब्लड में, और आरबीसी पे एंटीजन्स पाए जाते हैं। वही एंटीजन डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ए है, बी है, ए बी है या ओ है। ठीक, तो ये हो गया। और फिब्रिनोजन की अगर मैं बात करूँ तो फिब्रिनोजन का काम क्या है, ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं इन सबको रब करती हूँ, उसके बाद आते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट पे। फॉर्म्ड एलिमेंट बेसिकली 3 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, जिनके नाम की अगर मैं बात करूँ तो ल्यूकोसाइट, जिसको आप कहते हैं WBC। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका WBC, दिस इज़ अ WBC। फिर प्लेटलेट्स जिसको कि थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और इरिथ्रोसाइट जिसको कि RBC कहते हैं, RBC, WBC, और ये हो गया आपका थ्रोम्बोसाइट। ठीक, अब आपका बाकी 2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ल्यूकोसाइट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, मान लीजिए ये हैं स्ट्रक्चर, तो इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे और इनको कलर करने पे ये कलर देते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है, और सेकंड होता है पार्ट ए ग्रेन्युलोसाइट, जो कलर नहीं देते, ग्रेन्यूल्स नहीं होते उनमें। ये 2 तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ एक और ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिया है कि ब्लड प्लाज्मा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा कितना होता है, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें प्रोटीन 7%, 91.5% वाटर, उसके बाद प्रोटीन के 7% में एल्ब्यूमिन 54%, ग्लोबुलिन 38%, फिब्रिनोजन 7%, ऑल अदर 1%। 91.5% वाटर होता है, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट भी 1.5% होते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस, वेस्ट वाटर। अगर वहीं फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आप देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपको ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये वाले, ये हो गए प्लेटलेट्स। देन आपको वाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगे। वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, इनकी अमाउंट भी दे रखा है कि कितना कितना होते हैं, और RBC फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ये भी बताया गया है, चाहे तो आप इसको भी देख सकते हैं। फिर अगर हम ब्लड का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो कुछ ब्लड इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अगर यहाँ आप देखना चाहें तो ये नीचे की तरफ आपकी इरिथ्रोसाइट या WBC 45% ऑफ टोटल ब्लड का होता है, देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाइट वाली जो एक लाइन देखने को मिल रही है बीच में स्ट्राइप, ये ल्यूकोसाइट्स और बफी कोट होता है, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स होते हैं, और ऊपर आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। प्लाज्मा के कंटेंट बताए गए हैं, तो मैंने जितने वेरियस तरीके से हो सकता है इसका डिवीज़न कर दिया है, और आप इसको समझ सकते हैं। प्लाज्मा एक एक करके हम समझेंगे। प्लाज्मा सेल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स से पहले हम WBC को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम प्लाज्मा पे आते हैं, क्योंकि इसका आगे काम है। एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहले चार्ट मैंने बनाया है, और चार्ट के साथ साथ कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जो एक्स्ट्रा वाला मैं बताऊँगी वहाँ से क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें स्लाइड में दे दूँगी तो आप वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, RBC सबसे पहले आता है, RBC जिसको कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और जिसको कि इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम आप देख रहे होंगे, नेम एंड अपीयरेंस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का बाई कॉन्केव दिखने वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्लड की कैपिलरी उसमें रेड ब्लड सेल्स है, तो इस तरीके के देखने के स्ट्रक्चर मिलेंगे। और इसको अगर क्रॉस सेक्शन किया जाए तो अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा।
ये बाइकॉन्केव का होता है इस तरीके से, इधर भी चपटा और पीछे भी, अगर पीछे से देखेंगे तो सेम चपटा दिखेगा, बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, ये नंबर की बात करें तो 4.8 मिलियन पर आपके लीटर में पाया जाता है फीमेल्स में, और 4.5 पाया जाता है ये मेल्स में। ठीक है, डायमीटर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डायमीटर 7.8 mm डायमीटर होता है, बाइकॉन्केव डिस्क होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप समझेंगे कि एक्सेप्शन भी होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस कब नहीं प्रेजेंट होता है? ठीक है, जब आरबीसी यंग होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ओवल न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक, न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन जैसे आरबीसी मैच्योर होगा, मैच्योर आरबीसी क्या हो जाता है, वो बाइकॉन्केव हो जाता है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। लेकिन दो एक्सेप्शन भी हैं यहाँ पे जो न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दो एक्सेप्शन की बात करूँ तो ये दो एक्सेप्शन आपके हैं, एक तो है आपका कैमल, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है कैमल। ठीक है, ऊंट, और दूसरा होता है लैमा। इन दोनों के अंदर आरबीसी पाया जाता है मैच्योर वाले में। देखिए ओवल स्टेज, जब ये छोटे हैं यंग वाले स्टेज में, तो इनमें ओवल न्यूक्लिएटेड होता है, अगर यंग पूछे तो न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे जो है ये मैच्योर में बाइकॉन्केव हो गया, नॉन न्यूक्लिएटेड है, लेकिन कैमल और लैमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है, लार्जेस्ट आरबीसी पूछता है। लार्जेस्ट आरबीसी किस एनिमल का है, तो वो है एम्फीबियंस का। एम्फीबियन कितना, 80 μm। ठीक है, 80 μm, जिसमें आपके एम्फियूरना, ठीक है, प्रोटियस, ये सब आ जाते हैं। ठीक, और स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट होता है मस्क डियर का। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें थी जिसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन विद इन आरबीसी, ये है आपका हीमोग्लोबिन, और उसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जा रहे हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में आपने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, फिर पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस कहाँ कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, फॉर्मेशन, लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, ये आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका होता है आपके किडनी हार्मोन, बोन मैरो में ये बनते हैं, बोन मैरो में ये बनेंगे, और आपकी किडनी हार्मोन एक निकलती है। ठीक है, किडनी हार्मोन जिसको कि इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, इरिथ्रोपोइटिन, ये क्या करती है, इसको मैच्योर करने में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बनते ये कहाँ पे हैं, ये बोन मैरो में बनते हैं, और ये इनको मैच्योर करने का काम किडनी से रिलीज होने वाली एक हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन है, हार्मोन में आप पढ़ेंगे वहाँ पे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन अगर मैं बात करूँ, इन सब से क्वेश्चन पूछता है, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। तो अगर एम्ब्रियो है, छोटा बेबी जब एम्ब्रियो में रहता है तो वहाँ पे इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन होता है यॉर्क सैक। ठीक है, अगर फीटस में है, ठीक है, फीटस में लीवर प्लस स्प्लीन। ठीक है, और अगर एडल्ट्स हैं, अडल्ट में होता है बोन मैरो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में। ठीक है, अब अगर आपको मैं बताऊं कि अगर स्प्लीन की अगर मैं बात करूं, स्प्लीन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। स्प्लीन को हम कहते हैं ब्लड बैंक कहते हैं। ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन भी है, और इसको हम ग्रेव यार्ड
ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा अब आप सभी को पता है कि आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना होता है 2 अल्फ़ा कंटेंट से और 2 बीटा कंटेंट से, ठीक है। और इसमें फेरस आयन पाया जाता है, ये अभी कल वाले उसमें बढ़ाया है मैंने। और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। और अगर इनसफिशियंट आरबीसी या अगर क्या हो जाए डिजीज़ की मैं बात करूं, अगर इनसफिशियंट आरबीसी या हीमोग्लोबिन हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। और ये एनीमिया भी कई तरीके का हो सकता है। तो हमने केवल बात किया अभी किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इस बार एमसीक्यू बेस्ड होगा तो क्वेश्चन थोड़ी डिटेल में पूछता है। अब हम आते हैं वाइट ब्लड सेल्स पे, जिसको कि ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जो कि 2 तरीके का होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और नीचे आप पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अगर मैं ग्रेनुलो डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो ये आपके 5000 से 10,000 पर म्यूएल पाए जाते हैं, ठीक है। 1 क्यूबिक mm में ये इतना होता है। और इसके देखिए यहाँ पे आरबीसी का लाइफ स्पैन था 120 डेज। और आरबीसी के कंपैरिजन में अगर 600 आरबीसी पाई जा रही हैं तो उसके कंपैरिजन में केवल 1 डब्ल्यूबीसी, ये रेशियो होता है, इस रेशियो में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट लिव फॉर फ्यू आवर टू फ्यू डेज, इसमें से कुछ फ्यू आवर टू फ्यू डेज के लिए रहते हैं। सम कॉल्ड जैसे टी सेल, बी सेल, मेमोरी सेल कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स, कुछ ईयर्स के लिए भी रह सकते हैं। जैसे जो मेमोरी सेल, जैसे आपके अंदर एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो उसकी मेमोरीज रहती हैं तो वो कई सालों तक रह सकते हैं। लेकिन जनरली अगर इसकी बात की जाए तो 10 से 12 डेज तक, 10 to 12 डेज का लाइफ स्पैन माना जाता है इन जनरल, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, फंक्शन कॉम्बैट पैथोजन एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर इन द बॉडी। तो ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। पहला है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो है 60 to 70% होता है आरबीसी का, जिसमें से पहला है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इओसिनोफिल, बेसोफिल, फिर ए ग्रैनुलर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है PMNL। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लिख लेंगे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो PMNL भी इसका एक अदर नाम है, तो इसके बारे में भी आप लिख लेंगे। 60 to 70% आरबीसी में यही पाया जाता है। 10 से 12 म्यूएम डायमीटर होता है न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस जो होती हैं 2 to 5 लोब्स होती हैं, कनेक्टेड बाय अ थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन। मतलब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम को, तो यहाँ अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ ऐसे, तो 4 से 5 लोब इसमें देखने को मिलेंगे इस तरीके से। और ये सब एक दूसरे से थिन स्ट्रैंड के द्वारा इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मल्टी लोब्ड होता है ये। फाइन पेल लिलैक ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। फैगोसिटिक होता है, फैगोसाइटोसिस करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया करता है विथ लाइसोजाइम उसमें पाए जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म की तरह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक आयन पाए जाते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। कलर आर दोज सीन यूजिंग राइट स्ट्रेन। ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, न्यूट्रोफिल्स में कोई कलर नहीं होगा, इओसिनोफिल्स में आपको कलर देखने को मिलेगा, एसिडिक डाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। और बेसोफिल्स में आपको कलर देखने को मिलेगा। ये जो कलर्स यूज़ किया हमने राइट्स स्ट्रेन को, WRIGHTS, राइट्स स्ट्रेन का हमने यूज़ किया है, ठीक है। फिर मूव करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स में ही इओसिनोफिल्स पे। तो इओसिनोफिल्स आपके 2 to 4 ऑफ ऑल WBC होते हैं। ये भी 10 से 12 म्यूएम डायमीटर इनका होता है न्यूक्लियस। यूजुअली इनका 2 लोब्ड होता है, इसमें 2 ही लोब इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 लोब्ड ही होते हैं ये। अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होते हैं, बाई थिक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन, लार्ज रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल्स इनमें देखने को मिलेंगे इओसिनोफिल में, ठीक है। बाइलोब्ड होते हैं, ये फैगोसिटिक नहीं होंगे, ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं, ठीक।
ये अपने अंदर स्टोर करते हैं हिस्टामीन को, ठीक है। इनके अंदर पाया जाता है हिस्टामीन, जो एक तरीके का हिस्टामीन एंड हिपैरिन पाया जाता है। हिपैरिन क्या करता है, एक तरीके का एंटीकोगुलेंट है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो एलिमिनेट करता है पैरासाइट को बॉडी से, सच एज वॉर्म्स हो गए विच आर टू बी फैगोसाइटोस्ड, जिनको जो काफ़ी बड़े होंगे, जिनको फैगोसाइटोसिस इस तरीके से फैगोसाइटोसिस करके नहीं खाया जा सकता है, उनको या क्या करते हैं, उनको बिग वाले को ये एलिमिनेट करते हैं पैरासाइट्स को, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और कॉम्बैट करते हैं इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन इन एलर्जिक रिएक्शन। जब आपको उसके हिस्टामीन के इफेक्ट को कम करते हैं, जब एलर्जिक रिएक्शंस आपको होते हैं, आप देखेंगे अभी एलर्जिक रिएक्शंस आपको होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ई आपका एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपको हिस्टामीन रिलीज होता है आपके ब्लड सेल से, ठीक है। उसको क्या करता है, ये कॉम्बैट करने का काम करता है, ठीक है। वो वॉसोडाइलेटर होता है, हिस्टामीन इज अ वॉसोडाइलेटर, ठीक है। तो हिस्टामीन के बारे में आप लिख लेंगे, ये क्या होता है, वॉसोडाइलेटर। और हिपैरिन के बारे में अभी मैं आगे लिखा दूंगी, ठीक है। फिर हम आते हैं बेसोफिल पे, ठीक है। बेसोफिल में आपके क्या पाए जाते हैं, बेसोफिल 0.57% होते हैं पूरे WBC का। 8 to 10 mm डायमीटर होता है, न्यूक्लियस 2 लोब्स इनमें भी होता है, लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, डीप ब्लू कलर के दिखते हैं यहाँ स्टेनिंग के बाद, राइट से स्टेनिंग के बाद। इनका काम क्या है, ये लिबरेट करते हैं हिपैरिन। हिपैरिन एक तरीके का क्या है आपका, स्पीडअप करता है, स्पीड अप रिमूवल ऑफ फैट पार्टिकल्स। फैट पार्टिकल्स को रिमूव करने में ये क्या करता है, स्पीडअप करता है, ठीक है। और इसकी हिपैरिन की एक और चीज़ है कि ये क्या करता है, ये एक तरीके का क्या होता है, इसको आप लिख लेंगे हिपैरिन के बारे में साइड में ही, एक तरीके का एंटी कोगुलेंट होता है। क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट कर देगा इनहिबिट थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जब थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा तो ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, नो ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा तो आपका पूरा ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो ये हिपैरिन जानते हैं हिपैरिन नेचुरली कहाँ पाया जाता है, जो लीच होती है उनमें हिपैरिन आता है। तो जब वो आपके ब्लड को सक करती हैं तो हिपैरिन छोड़ देती हैं ताकि ब्लड का थक्का ना बने और आसानी से वो सक कर सकें, ठीक। तो ये क्या करता है, लिबरेट करता है हिपैरिन को, हिस्टामीन को और सीरोटोनिन को। मतलब इसमें आपके बेसोफिल में हिस्टामीन, सीरोटोनिन और हिपैरिन पाए जाते हैं, जिनको लिबरेट करता है एलर्जिक रिएक्शन में, दैट इंटेंसिफाई द ओवरऑल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो कि ओवरऑल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इंटेंसिफाई करते हैं। अब वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ए ग्रेनुलर। अब हम ए ग्रेनुलर पे आते हैं, जिसमें आता है ल्यूकोसाइट्स। ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स में आते हैं आपके लिम्फोसाइट, जिसमें टी सेल एंड बी सेल आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल, ये 20 से 25% होते हैं WBC का। स्मॉल लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 6 से 9 mm डायमीटर के होते हैं। लार्ज लिम्फोसाइट 10 से 14 होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इनका राउंड होता है या स्लाइटली इंटेंडेड होता है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए, स्लाइटली इंटेंडेड होगा या राउंड होगा। साइटोप्लाज्म फॉर्म्स ए रिम अराउंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एक रिम फॉर्मेशन करते हैं अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। स्काई ब्लू की कलर की ये दिखते हैं, ठीक है। इनमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज़्यादा विजिबल होता है। काम की बात करें, मीडियम इम्यून रिस्पांस देने का काम करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं। बी सेल डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल विच सिक्रीट एंटीबॉडीज। बी सेल क्या होंगी, प्लाज्मा सेल में डेवलप होंगी, जो एंटीबॉडी बी सेल आपकी प्लाज्मा सेल में पाई जाएंगी और वहाँ से एंटीबॉडी को रिलीज करने का काम करती हैं। टी सेल जो आपके बॉडी के अंदर वायरस इन्वेड कर रहे हैं, घुस रहे हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। कैंसर सेल को रोकने का काम करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन आप कर रहे हैं जो, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करती हैं। अपने सेल को देखिए, जो आपकी इम्यून सिस्टम उसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ का कंडीशन होता है कि आपका शरीर को पता है कि कौन सा ऑर्गन आपका है, कौन बाहर से आ रहा है, तो उस चीज़ में टी सेल हेल्प करता है ट्रांसप्लांटेशन में। नेचुरल किलर सेल होती हैं, ये क्या करती हैं, अटैच वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एंड सर्टेन स्पॉन्टेनियसली अराइजिंग ट्यूमर सेल। इनके सेल नेचुरल किलर सेल जिनको कहते हैं, वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे ये लड़ने का काम करती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि लिम्फोसाइट कुछ इस तरीके के आपके दिखते हैं। अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूँ, दिस इज़ द लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये रहा आपका मोनोसाइट। अब हम पढ़ेंगे मोनोसाइट के बारे में, उसके बाद आपका WBC खत्म हो जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा, ठीक। मोनोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो 3 to 8% होता है पूरे RBC का।
12 से 20 mm डायमीटर होता है। न्यूक्लियस किडनी शेप का, इनमें न्यूक्लियस किडनी के शेप का होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। किडनी ऐसी होती है ना बीन शेप की, तो किडनी के शेप का ये होता है, या हॉर्स शू शेप का होता है। साइटोप्लाज्म में ब्लू या ग्रे कलर का फोमी अपीयरेंस देता है, ब्लू या ग्रे कलर का फोमी अपीयरेंस देगा। काम क्या है? एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, ठीक है। कॉजिंग द राइज इन बॉडी टेम्परेचर विथ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो आपको फीवर कब पता चलता है? जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, आपको बुखार होता है, तो ये वही काम करता है, ठीक है। स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन का ग्लोबुलिन, प्रोडक्शन ऑफ सम ग्लोबुलिन्स बाय द लीवर, लीवर के द्वारा कुछ ग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल को प्रोड्यूस करेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। फैगोसाइटोसिस कराता है, ठीक है। तो ये सारे काम हो गए। अभी हमने क्या किया? सिर्फ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आपके WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। अभी प्लेटलेट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। ये 1.5 लाख से 4 लाख तक ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो 1.5 लाख से 4 लाख तक ये पाए जाते हैं। इनके डायमीटर की बात करूँ तो ये 2 to 3 मिलियन डायमीटर के होते हैं। सेल फ्रेगमेंट होते हैं। 5 to 9 डेज तक इनकी लाइफ होती है। बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं बट नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये क्या करते हैं? फॉर्म प्लेट प्लग इन होम्योस्टैसिस, रिलीज केमिकल एंड प्रोमोट वैस्कुलर स्पैज़म एंड ब्लड क्लॉटिंग। देखिए बेसिक इनका जो सबसे काम है ब्लड क्लॉटिंग। मान लीजिए ये है आपके प्लेटलेट्स, कुछ इस तरीके से हैं। मेगा कैरियोसाइट से ये बनती है। अभी मैं बताऊंगी ब्लड और सारे सेल्स कैसे बनते हैं उनके बारे में भी। तो यहाँ मान लीजिए आपका हाथ कट गया है, तो ये देखिए ये जो क्लॉट बन रहा है, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाएगा और आपका ब्लड फ्लो नहीं होने पाता, क्योंकि अगर क्लॉट ना बने और आपका ब्लड फ्लो हो जाए, जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्लॉट बनाने का काम करते हैं और वो प्रोसेस आपको पढ़ना है क्लॉटिंग वाला, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं आपके प्लाज्मा को, अभी बचा है। तो प्लाज्मा में वाटर 91% होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, सॉल्वेंट की तरह ये काम करता है। सस्पेंडिंग मीडियम होता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के लिए, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट और रिलीज करता है हीट को, ठीक है। फिर अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या आ जाता है? ए, प्रोटीन की बात की जा रही है। प्रोटीन क्या होते हैं? एक्सर्ट कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करने का काम करते हैं। मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस को ब्लड और टिश्यू में, रेगुलेट करते हैं ब्लड के वॉल्यूम को। एल्ब्यूमिन आ जाता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? स्मॉलेस्ट मोस्ट न्यूमरस प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा। और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को फॉर सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन एंड फैटी एसिड्स, ठीक। ग्लोबुलिन की बात करें, लीवर एंड प्लाज्मा सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये डेवलप करता है फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट से होता है। हेल्प करता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा, हेल्प करेगा अटैक करने के लिए, वायरस और बैक्टीरिया को जो अटैक होता है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को हेल्प करता है। फिब्रिनोजन की बात करें, प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा और ये ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। अदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन जिनको कि कैटायंस कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन भी पाए जाते हैं, जिसमें क्लोराइड और आपका फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आपका CO2 जो होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म में होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा आपने। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। सेल के फंक्शन को क्या करते हैं? इसेंशियल फंक्शन को भी ये मेंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं जो कि ब्लड में पास कर दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं? इनमें अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज का, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गैसेस की बात करें, ऑक्सीजन, CO2, मोर ऑक्सीजन जो होता है एसोसिएटेड होता है ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ, CO2 एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा सेल के साथ, ठीक है। कल आपने पढ़ा भी है कि 97% जो आपका ब्लड का ऑक्सीजन है वो RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। 70% आपका जो CO2 है वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काम करता है ब्लड आपका प्लाज्मा का। रेगुलेटर सबस्टांस भी, कुछ रेगुलेटरी सबस्टांस जैसे कि एंजाइम्स वगैरह इनमें पाए जाते हैं। हार्मोन्स जो इनको एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं, कुछ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन की चीज़ें जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, किरेटिनिन, बिलिरुबिन, अमोनिया, ये सब भी तो पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया WBC और RBC का। होपफुली दोनों आपको विथ स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम
ब्लड क्लॉटिंग पढ़ने से पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा होम्योपोइसिस, स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बनी कैसे, ठीक है, बोन मैरो में बनी तो किस सेल से बनी, कहाँ से बनी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए ये है आपकी एक हीमोपोइटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल की प्रॉपर्टी है उसमें क्या पाया जाता है, सेल्फ रिन्यूअल पाया जाता है, सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है। डिजेनरेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, सेल्फ रिन्यूअल होता है, मतलब खुद को रिन्यू कर लेगा। एक इधर सेल, देखिए हेमाटोपोइड स्टेम सेल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि एक सेल यहाँ बना के स्टोर कर लेगा, दूसरे को काम के लिए भेज देगा, ठीक है, सेल्फ रिन्यूअल होता है। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, डी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। अब ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है और ये है माइलॉइड स्टेम सेल, ठीक, ये माइलॉइड स्टेम सेल, ये है लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल आपके बोन मैरो में बन रही है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके की सेल बनते हैं, जैसे मेगा, अब माइलॉइड स्टेम सेल कुछ 4 तरीके के सेल बना रहा है, एक मेगा कैरियोसाइट बना रहा है, दूसरा बना रहा है आपका प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। अब ये आगे जाके अलग अलग सेल बनाएंगे, जैसे मेगा कैरियोसाइट्स आपके प्लेटलेट्स बनाती हैं, ठीक है। प्रोइरिथ्रोब्लास्टोसिस आपकी इरिथ्रोसाइट बनेगी, पहले ये रेटिकुलोसाइट बनेगा, रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट बनेगा। मायोब्लास्ट आपकी क्या बनाएंगी, ए ग्रेनुलोसाइट आपकी WBC बनाती हैं, जिसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल आएगा, ठीक है, ये वाला। और मोनोब्लास्ट आपकी मोनोसाइट्स बनाती हैं, ठीक। और फिर अगर मैं बात करूँ लिम्फोब्लास्ट की, तो लिम्फोब्लास्ट आपकी नेचुरल किलर सेल बनाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। NK सेल बनाती है, नेचुरल किलर सेल बनाती है, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट होते हैं। और ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल का प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, 1 डॉटर सेल रिमेन्स इन हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, मतलब 2 बनाएगा, जिसको एक फिर से यहीं पे स्टोर हो जाएगा, जिसको कि कहते हैं सेल्फ रिन्यूअल, खुद को रिन्यू कर लेता है, सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी कहते हैं। और दूसरा 2 अदर डॉटर सेल है, ये जाके माइलॉइड स्टेम सेल या लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाएगा, जो कि ऊपर आपने देखा, चाहे ये माइलॉइड स्टेम सेल बनेगा, चाहे ये लिम्फॉइड स्टेम सेल बनेगा, दोनों में से एक बनेगा, और ये आगे जाके नए नए सेल्स बनाएंगे, ठीक। तो ये आपका था होम्योपैथिस, कैसे डेवलपमेंट होता है, मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स बनाएंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है। आपके प्रोइरिथ्रोब्लास्ट पहले रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट होकर रेटिकुलोसाइट इरिथ्रोसाइट बनाएंगे। मायोब्लास्ट आपके बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल बनाएंगे, ए ग्रेनुलर वाले। मोनोब्लास्ट आपका मोनोसाइट बनाएगा, ठीक है, ग्रेनुलर में आता है। लिम्फोब्लास्ट आपके नेचुरल किलर सेल और स्मॉल लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जिनको कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट से ही यही क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग हम पढ़ेंगे और उसको हम पढ़ेंगे अपने नोट से, ठीक है। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो मैं नोट्स से ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने इसे बहुत सिंपल वे में लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ब्लड वाला चैप्टर मैं सोच रही हूँ अपने नोट से पढ़ाने का, तो आप लोग फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे हम अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व करता है फैक्टर्स जैसे कि कैल्शियम आयन, सेवरल इनएक्टिव, कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय हिपैटोसाइट, लीवर सेल के द्वारा रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। देखिए ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, जैसे कि कैल्शियम आयन, कुछ एंजाइम चाहिए जो कि लीवर सेल में बनते हैं, हिपैटोसाइट लीवर सेल में बनते हैं और उनको ब्लड में छोड़ दिया जाता है। क्लॉटिंग में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, आपके जो सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जिनको फिब्रिनोजन कहते हैं, ये सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं फिब्रिनोजन, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं इनसॉल्युबल। ये फिब्रिन पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये सॉल्युबल है, तो अगर ये गया पानी के साथ रिएक्ट किया, प्लाज्मा में वाटर भी है, तो ये क्या करेगा, वो हो जाएगा, कन्वर्ट होकर डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम इसको इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बिन की हेल्प से, ठीक है। फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को हम थ्रोम्बिनेज की हेल्प से, एंजाइम थ्रोम्बिनेज की हेल्प से थ्रोम्बिन एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिनेज की हेल्प से इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, आपके जो सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब 2 तरीके से पाथवे चलता है, आप देखेंगे यहाँ पे एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, और यहाँ पे क्रॉस लिंक होके आपका ये हाथ था, ये दिस इज़ योर हैंड, यहाँ पे कट लगा है और यहाँ से ब्लड पूरा इस तरीके से निकल रहा है। अब इस ब्लड के क्लॉट को यहाँ पे ये क्या करेगा, इस तरीके से क्रॉस लिंक करके
इस तरीके से क्रॉस लिंक करके यहाँ फिब्रिनोजन क्लॉट बना देगा, अब ब्लड नहीं निकलेगा। ठीक, कैसे होता है इसको समझेंगे, फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। मान लीजिए ये कोई डैमेज सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे ये रहा आपका डैमेज सरफेस, ये हो गया आपका डैमेज सरफेस, ठीक है। और ये सेम एक्सट्रिंसिक पाथवे है, यहाँ पे भी इंजरी हो गई। तो सबसे पहले आता है कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ 11-12 फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 12 ये आप जानते हैं रोमन नंबर का फैक्टर नंबर 12 है। फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 12A को, और ये जो फैक्टर है ये क्या करेगा, 11 वाला एक्टिवेट करेगा सेकेंड ए को, 4th वाला एक्टिवेट करेगा 9th ए को, और 9th वाला 8th ए को एक्टिवेट करके 10th को एक्टिवेट करेगा। 10th को एक्टिवेट करने के बाद 5th ए एक्टिवेट होता है, फिर वहाँ से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और ये थ्रोम्बिन यहाँ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम लगता है थ्रोम्बोकाइनेज, ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है। पड़ा आपके ब्लड में पहले से रहता है, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए जब ज़रूरत होगी तो कन्वर्ट होगा, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, यहाँ पे आके हेल्प करेगा फिब्रिनोजन को, जो कि सॉल्युबल है, उसको इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ये फिब्रिन क्या करेगा, क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन करेगा और ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ये फाइनल कॉमन पाथवे है जो कि एक्सट्रिंजिक और एंट्रिंजिक दोनों में चलता है, ठीक है। और इंट्रिंजिक, यहाँ तक एक्सट्रिंजिक जो पाथवे होगा, ये इंट्रिंजिक पाथवे अलग चलता है। एक्सट्रिंजिक में क्या होता है, इंजरी हुई तो फैक्टर आपका जो 8th होता है वो क्या करेगा, 7th ए को एक्टिवेट करेगा। कुछ टिश्यू फैक्टर्स होते हैं वो 10th क्या करेगा, 10th ए को एक्टिवेट करेगा। बाकी सिंपली कॉमन फैक्टर चलेगा, क्रॉस लिंक बनेगा और ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ जो ये क्लॉट फैक्टर्स हैं उनके बारे में आपको जानना है। जैसे फैक्टर 1 लीवर, सोर्स क्या होता है उसका, लीवर होता है, और फिब्रिनोजन नाम है फिब्रिनोजन, ठीक है। सेकंड को लीवर सोर्स होता है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड जो है डैमेज टिश्यू एंड प्लेट्स होते हैं, और ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है। 4th की बात करें बोन्स एंड डाइट प्लेट्स, इसके सोर्स होते हैं कैल्शियम आयन। 5th की बात करें लिवर एंड प्लेट सोर्स हैं, इसको प्रोसिलेविन या लेबाइल फैक्टर कहते हैं। 7th की बात करें, 6 नहीं है यहाँ पे, याद रखिए 6 नहीं है, 7 लीवर में, लीवर को इसको क्या कहते हैं आपका प्यूवो कॉन्वर्टिन, ठीक है, प्यूवो कॉन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर। 8th की बात करें लिवर, इसका वो सोर्स है, अब आप समझ जाएंगे। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF कहते हैं। 10th की बात करें तो लिवर इसका क्रिसमस फैक्टर है, या प्लाज्मो प्रोथ्रोम्बिन और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C, कई नाम है इसके। 10th लीवर वही अगेन स्टुअर्ट फैक्टर, पावर फैक्टर, ये थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। 11th की बात करें लीवर में होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एंटीसीडेंट और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर D कहते हैं। 12 लीवर हेगमैन फैक्टर, ग्लास फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर D, इन सब नामों से जाना जाता है। 13th की बात करें लीवर या प्लेटलेट्स, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लेकी लॉरेंज फैक्टर कहते हैं। अब इतने अजीब से नाम, इनको आप याद करेंगे कैसे, इसके लिए एक ट्रिक है। फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट कैंसर प्लीज, ठीक है, अगर आपको कैंसर का परमानेंट ट्रीटमेंट कराना है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी, सून अराइव, जल्दी से जल्दी चंद्रा शिखार प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद लखनऊ में जाइए। इसको क्या है, F फॉर आपका हो जाएगा फिब्रिनोजन, ठीक है। परमानेंट से आ जाएगा आपका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। थर्ड फैक्टर ट्रीट से आ जाएगा आपको टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन। कैंसर में कैल्शियम आ रहा है, चौथा फैक्टर। पांचवा फैक्टर प्लीज़ है आपका, पांचवा फैक्टर केल्विन, इससे आप जान जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे देखिए, सून अराइव में आपका आ जाएगा ये यहाँ पे सून स्टेबल फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे अराइव में आ जाएगा आपका ये वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे चंद्रा से क्रिसमस आ जाएगा। शिकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टुअर्ट फैक्टर आ जाएगा। प्राइवेट से आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाएगा। हेगमैन से आपका हॉस्पिटल से हेगमैन फैक्टर आ जाएगा। और फरीदाबाद से आ जाएगा फिब्रिन, जो आपका स्टेबल फैक्टर है। फिब्रिन, जैसे ही फिब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म में आया वो आपका क्लॉट बन जाता है। तो फुल्ली ये क्लॉटिंग फैक्टर और पूरा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको नोट्स वाली चीज़ें सिंपल लगती हैं, ईजी लगती हैं, तो मैं ब्लड वाला नोट से पढ़ाने की सोच रही हूँ। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।